अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, ये बात किसी भी जमहूरियत के लिए तशवीश का बायस होती है अगर मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात एक जलसा भी ना कर पाए। 22 अगस्त को पीटीआई ने जितने एंथुजियाज्म से जलसे का ऐलान किया था, अपने वोटर को चार्ज किया था, एनओसी ना मिलने के बावजूद क़यादत टीवी पर बैठकर इस आज़म का इजहार करती रही कि हम तमाम हर्डल्स के बावजूद ये वाला जलसा करके रहेंगे। मगर अगले दिन क्या देखा हमने कि इस आज़म पर ख़ुद ही पानी फेर दिया गया जब आज़म सवाती अचानक सुबह 7:30 बजे अडियाला जेल पहुँचे और उसके बाद जलसा मनसूख करने का ऐलान कर दिया जाता है, जिसका पूरी क़यादत को पता तक नहीं होता, क्योंकि उसी वक्त जबकि ऐलान किया जा रहा था आज़म सवाती की जानिब से, पीटीआई के एक और रहनुमा शोएब शाहीन साहब एक निजी टीवी पर लाइव थे और इस खबर को फेक न्यूज़ कह रहे थे। इस मामले पर अपोजिशन इत्तेहाद भी पूरी तरह से ऑन बोर्ड नज़र नहीं आई, क्योंकि इस बात का इजहार किया महमूद खान अचकज़ई साहब ने। उन्होंने ये कहा कि हमें तो लूप में लिया ही नहीं गया, एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए थी, राब्ते तो होने चाहिए थे। फिर खुद इमरान खान की अपनी बहन अलीमा खान इस फैसले पर नाखुश नज़र आई। एक ऑडियो सर्कुलेट कर रही थी जिसमें वाज़े तौर पर यह सुना गया कि किस तरह से वो नाराज़ थी और पूछ रही थी कि कैसे 7:30 बजे आज़म सवाती को परमिशन मिली खान साहब से और क्यों खान साहब से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ रही थी, जबकि ऑलरेडी हम ऐलान कर चुके थे। मगर पीटीआई के कुछ रहनुमा जिनमें बैरिस्टर सैफ शामिल हैं, वो इस मनसूखी के पीछे ये रीज़न देते हुए नज़र आए कि क्योंकि जलसा जिस दिन डिसाइड किया गया था यानी 22 अगस्त को, उस दिन मुबारक सानी केस पर मजहबी जमातों का एक प्रोटेस्ट भी हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत थी, तो फिर एक वसीतर मफाद में और हर किस्म का तसादुम अवॉइड करने के लिए पीटीआई ने फैसला किया और अब 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त मिल गई है। अब इस पर बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं। क्या ये खुद साख्ता फैसला था? क्या ये फैसला पीटीआई ने अपने कारकुनान को मायूस किया ये फैसला करके? और क्या वजह है कि पोस्ट इलेक्शन पीटीआई एक भी जलसा नहीं कर सकी है? और क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का फुकदान नज़र आ रहा है पीटीआई में? इन तमाम सवालात जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राखालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या वजह लगती है कल जो जलसा एंड टाइम पर मनसूख हुआ, ये पहला जलसा नहीं था जो एंड टाइम पर मनसूख हुआ, इससे पहले 5 जलसे मनसूख हो चुके हैं, आपको क्या रीज़न समझ आती है? देखिए, जो भी वजूहात सामने आ रही हैं ना रामीन, मेरे नज़दीक गैर अहम है। अच्छा, क्यों गैर अहम है? तो जो आ रही हैं उसमें हमें पता लग रहा है जी कि जलसा होना ही नहीं था, ये ऐसे गीदड़ भपकियाँ थी जो कि केपी से आ रही हैं। फिर पता लगा जी कि वो 7 बजे को मीटिंग है और इमरान खान साहब जो है वो जल्दी से उठे, तैयार हुए और कुछ दबाव वगैरह था मीटिंग की, उन्होंने कहा जी अच्छा चले जाने दें। फिर उनकी हमशीरा साहिबा जो है उनका बयान जो है वो आज़म सवाती से नहीं मिल रहा, आज़म सवाती का बयान जो है वो टीवी में बैठे हुए जो मिनिस्टरान हैं उनसे नहीं मिल रहा। ये सारी बातें मेरे नज़दीक गैर अहम है। और उसमें एक वजह में ये भी बताई गई कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम केस था और उसमें बहुत सारे लोग वहाँ जमा हुए थे। फिर उसके बाद ये जी कि क्रिकेट टीम आई हुई है, पिंडी में फलाना था, ये वो सारा बाजीचा अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शबो रूस तमाशा मेरे आगे। मेरे नज़दीक या हमारे नज़दीक या हमारे तज्जिए के नज़दीक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहली बात, अगर तो यकजान दो कालिब वाली बात दुरुस्त है जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने की, तो आप 5000 जलसे कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपने ये जलसा जो करना था, क्या इससे हुकूमत बदलनी थी आपने? क्या इससे आपने मईशत बहाल करनी थी? क्या बिजली के बिलों के रेट कम करने थे? क्या पाकिस्तान में छाई हुई मायूसी को दूर करना था? आपने इस जलसे से करना क्या था? तो मेरे नज़दीक अहम सवालात ये हैं। ये नहीं है कि क्यों जलसा नहीं हुआ, चौथा था, 5वां था, फलाना था, या ये होना था और नहीं हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। अहम सवाल ये है कि आप ये जलसा कर क्यों रहे थे? आप इसलिए कर रहे थे कि आपने बताना था कि हम हुकूमत के खिलाफ नहीं, तो वो तो आप पहले कई दफ़ा बता चुके हैं, एहतजाज कई दफ़ा हो चुका है। देखिए, ये रास्ता नहीं है ठीक वाला, ये रास्ता नहीं है ठीक वाला। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। ये रास्ता जो है, देखिए, मैंडेट लेना था आपने। आप मुझे कोई सवाल बताएं जो उनके नज़दीक अहम है पीटीआई के, उन्होंने करना क्या था? हुआ क्या? जलसा नहीं हुआ,
और अवाम जो है, आप तो जो वो लोग जो पिंडी इस्लामाबाद के हैं वो जानते हैं कि सुबह 5:45 बजे से लेके जो हशर हुआ है, जो कंटेनर लगे हुए हैं और पता नहीं क्या होने लगा है, यानी क़यामत आ जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, और पता लगता है जी जलसा नहीं हुआ। तो आपने अपने वर्कर्स को मायूस किया, क्यों किया? फिर वो जो अंदर की एक खलफशार है वो फिर खुल के सामने आई। खान साहब क्या कह रहे हैं, उनके लोग क्या कह रहे हैं, और उधर से केपी से जो एक शेर की धाड़ें सुनाई देती हैं, क्या वो सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं? ये क्या कर रही है पीटीआई अपने साथ? देखिए, इस वक्त इनको तंजीम की ज़रूरत है और ज़रा ठंडे दिल से सोचने की ज़रूरत है कि अगर उन्होंने इस हुकूमत को हटाना है, अगर वो वाकई इंटरेस्टेड हैं कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में मरकज़ में हुकूमत है उसको हटाना है, तो ये कोई तरीका नहीं है कि तरनौल में करना है जलसा और जलसा करने आ रहे हैं और हम मरकज़ पे कब्ज़ा कर लेंगे वगैरह। जब आप ये कहते हैं ना कि हम मरकज़ पे कब्जा करने आ रहे हैं, तो आप रेज़ा देख देते हैं, लेकिन आप रीजन देते हैं गवर्नमेंट को कि आपको रोक लिया जाए। तो करते हैं ना, ज़ाहिर प्रोटेस्ट तो जमहूरियत में एक टूल होता है जो यूज़ करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज और अपोजिशन पार्टीज, लेकिन क्यों पीटीआई को ये सूट नहीं करता? क्या इसकी वजह 9 मई है? देखिए, 9 मई का तो तय है, वो तो बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट तय है। राइट। अब ये कि अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं कि कोई तब्दीली लाएं गवर्नमेंट में, मुज़ाकरात आपने करने नहीं, मुज़ाकरात जिनसे करने थे उन्होंने आपको झंडी करा दी, उन्होंने कहा जी हम करते ही नहीं हैं, हम तो 9 मई की बात करेंगे। अब एक तरफ आपके पूरे सूबे की हुकूमत आपके पास है कि नहीं है? केपी आपके पास है। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं कि इलेक्शन दोबारा किए जाएं, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, फ्री एंड फेयर, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए तरनौल में जलसे से कुछ नहीं होता। उसके लिए आपको थोड़ा ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा कि इस वक्त सारी हवाएं आपकी तरफ उल्टा चल रही हैं, कहीं पे कुछ सेंस नजर नहीं आ रही। ठीक है, आपने जो बातें भी की उसमें हो सकता है 100% सच्चाई है। आपका मैंडेट चोरी हुआ, 8 फरवरी के इलेक्शन ठीक नहीं थे, आपके लोगों से बल्ला छीन लिया गया, फलां मखसूस नशिस्तें तक छीन ली गई। ये सब सच है। किया जा सकता है मजीद, क्या डिफरेंट है जो यूज कर सकती है पीटीआई? आप ही के प्रोग्राम में रामीन, आप ही के प्रोग्राम में मैंने 7 चीजें बताई थी, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, वो सारी टेप पड़ी हुई है यूट्यूब में, वो देख लीजिए। लेकिन बुनियादी तौर पे ये है कि आपने सबसे पहले हालात को समझना है। अच्छा, हालात को समझना है, किस रुख पे जा रहे हैं। और ये जो मैंने यकजान 2 कालिब वाली बात की है ना, इसने तो यूं समझिए कि आखिरी कील ठोक दी है ताबूत पे। अगर एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत एक पेज पे है, यकजान 2 कालिब हैं, तो मुझे ये बताइए, आप 5000 जलसे कर लीजिए, पूरे पाकिस्तान को मोबिलाइज कर लीजिए, आप फिर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बॉटम लाइन क्या निकली कि आपने अगर कोई वाकयातन चेंज लाना है, कोई सियासत में, कोई पार्लियामेंट में कोई इलेक्शन करवाने हैं, मैंडेट वापस लेना है, तो उसके लिए आपको कोई कानूनी और आईनी रास्ता ढूंढना है। अच्छा, जहां तक ये बात है ना कि जी जलसा करना, जमहूरी रवायात, ये तो उस किस्म का जलसा ही नहीं था। ये वो उस पे उसके लिए कौन रोक रहा है, और वो किसके खिलाफ मज़ाहमत थी? आपकी तो एक सूबे में हुकूमत है। ठीक है राव खालिद साहब, एक तो इस बात पे मैं बात करना चाहती हूँ, नजमुल साकिब साहब की जो बातों से एक पॉइंट निकला है कि क्या जलसे करने ही नहीं चाहिए पीटीआई को क्योंकि हवाओं का रुख कुछ और है, तो क्या वो चुप करके बैठे रहें, ये ठीक है स्ट्रैटेजी होगी? और दूसरा ये कि जो स्ट्रैटेजी वो बना रहे हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे। तो ये जो कल का जलसा मनसूख हुआ है, आपको क्या लगता है ये वसीतर मफाद का फैसला था या फिर प्रेशर के अंदर लिया हुआ फैसला था? अच्छा, एक तो मुझे अभी पता चला है कि ये कोई जलसा कोई दहशत गर्दी, कोई इंतहा पसंदी और इस किस्म का कोई बहुत बड़ा मिशन को ऐसा आ रहा था कि शायद को कब्ज़ा शब्ज़ा करने के चक्कर में थे, इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस्लामाबाद पे। ये पीटीआई वाले? दिस इज अ नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। जी नहीं, थोड़ा सा अंदाजा हुआ, इनके पास इंफॉर्मेशन होगी यकीनन। जी जी जी।
जी कि कोई हमला शमला होने जा रहा था, हुकूमत को उल्टाने का प्रोग्राम था, कुछ किस्म का था। बाबा वो कह रहे थे वो यानी ये तो यानी केपी के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि हम धावा बोलने आ रहे हैं, हमला वो तो करने आ पुरानी रहे हैं, बात तो थी उनकी ना, बातें दोहरा रहे हैं। वो तो थोड़े पुराने उनके वो remarks। नहीं, वो मैं बता दूं, मैं सारा कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें हैं बहुत सारी। जी जी मुझे थोड़ा सा आज पहली दफ़ा हो रहा है कि नजम साकिब साहब के पास नहीं, इंफॉर्मेशन अच्छा बहुत है, ज़्यादा अच्छा है, है, मैं इनको राफाल साहब, प्रोब नहीं करना discussion चाहता होनी उस तरह से। तो Debate मैं होनी पहली दफ़ा मुझे महसूस हो रहा है मैं बहुत ही बेखबर किस्म का आदमी हूँ, और ये नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी के चलिए, मैं enlighten उसके us। पीछे जो राज हैं वो समझ नहीं पाया जी। अभी तक। ठीक, स्वाबी में जलसा हुआ इनका, बहुत भरपूर किस्म का हुआ, उसमें सारा कुछ हुआ। अभी लाहौर में भी शायद 27 अगस्त को होना है, और 8 सितंबर को हुकूमत ने फिर इजाज़त दे दी है इनको। तो गंडापुर साहब की जहाँ तक हम बात करते हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम हर सूरत में जलसा करेंगे, हम आएंगे इस्लामाबाद, ये उन्होंने कहा था, क्योंकि कैंसिल हो गया था एनओसी। ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल बयानात होती हैं। अब अगर हम कहें कि शहबाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी साहब को सड़क पे घसीटना चाह रहे थे, उनका पेट फाड़ना चाह रहे थे, तो उस खौफ से हम सियासी उसकी एक्टिविटी को शहबाज शरीफ साहब की रोक दें कि ये तो पेट फाड़ेंगे और सड़क पे घसीटेंगे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, लोग देते रहते हैं, करते रहते हैं, चलती रहती हैं चीज़ें, लेकिन इट्स अ प्योरली पॉलिटिकल नॉर्मल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहीं रैली करना चाहते हैं, कहीं जलसा करना चाहते हैं। कल आपके डी चौक में इतना इश्तियाल मुश्तिल जिसको कहते हैं, और उनकी जायज़ वजूहात थी मुश्तिल होने की, वो ठीक हो गया, अल्लाह ने किया मसला सारा। तो वो अगर आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस, वज़ीर आज़म हाउस और सुप्रीम कोर्ट के सामने मुश्तिल हजूम मौजूद है, उससे अगर ख़तरा नहीं है, तो ये इस्लामाबाद से बाहर एक जगह के ऊपर, 5 कनाल की जगह के ऊपर कितना बड़ा खतरा पॉसिबली हो सकता है। अच्छा, सियासत से हटकर मैं उस जलसे की जो तनसीख है उसकी मैं बात कर देता हूँ जी। खालिस्तान सिक्योरिटी थ्रेट की बात की गई, और जो ये एक मुजाहरा हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसके हिसाब से किया गया, और कहा यह जा रहा है कि कोई इंटरनेशनल कोई थ्रेट भी था इस हवाले से कि कुछ जलसे में कुछ पॉसिबली हो सकता था। मेरा ख्याल है जब आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपको कन्वे करती हैं कुछ चीज़ें हाईएस्ट लेवल पे, कोई भी इस किस्म की, उसको आपको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप अपने अन्यवाद लगे रह के नहीं, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया पीटीआई ने, आप समझते हैं, तो वो कर देंगे ऑब्वियसली। वो मेरा ख्याल है कि उसको इमरान खान साहब को कन्विंस किया गया बाकायदा। अब तो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है तकरीबन कि किस तरह से रात बात हुई, फिर किस तरह से किस किस की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई और किसने किससे बात की, वो सारी चीज़ें फिर ट्रांसपायर हुई, और सुबह फिर आज़म स्वाति साहब को मिलवा के तो उनसे ज़ुबानी फिर वो अनाउंसमेंट करवाई गई बाकायदा तौर के ऊपर। तो ये तो नॉन पॉलिटिकल, मेरा ख्याल है ये सीरियस चीज़ है। जहाँ तक ये बात है कि पीटीआई जलसा करने के काबिल है या नहीं है, तो मैंने जिक्र किया अभी स्वाबी में हुआ है जी। अभी प्रॉब्लम तो उनकी तरफ से तो नहीं आ रही, कंटेनर तो वो नहीं खड़े करते, कंटेनर तो ये खड़े करते हैं। अब रात अगर बातें हो रही थी, सबको पता था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता था कि मामला हल होने की तरफ जा रहे हैं, सुबह जलसा नहीं होगा, तो आपकी सारी मोटरवेज क्यों बंद की हुई थी आपने? वो इमरान खान के ऑर्डर पे बंद हुई थी क्या? आप लोगों को तंग करते हैं बिला वजह, सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल जो एक एक्टिविटी है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो अवाम सोचे कि जी इमरान खान साहब, आपको नहीं लगता कि पीटीआई का अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी थोड़ा सा है इस तरह का? जब भी उन्होंने एनओसी लेना होता है, जो कमिश्नर होते हैं वो यही बता देते हैं कि भाई आपने तो यहाँ पे चीज़ें जलाई हैं, पौधे जलाए, दरख्त जलाए, फिर 9 मई आपके साथ एसोसिएटेड है। तो आपको लगता है कि ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से भी थोड़ा सा इशू होता है पीटीआई को अब परमिशन? तो इस किस्म के तो सारी जमात के ट्रैक रिकॉर्ड है, फिर किसी को भी इजाजत ना दे। तो मुझे एक जमात बता दे जिसका ये ट्रैक रिकॉर्ड ना हो। अच्छा, कोई एक बता दे। आप समझते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अटैक ऑन सुप्रीम कोर्ट, अटैक ऑन सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस के मैं मौजूद था, लोगों के पास पिस्टल थे वहां पे, वह सज्जाद अली शाह को गोली मार देता वहां पे। मैं अपनी आंखों से देखी सारी चीजें। अच्छा। वो मेरे सामने हुआ सारा मंजर। वो इस तरह के बहुत से इंसिडेंट्स हैं, बहुत सी चीजें हैं। नैब के दफ्तर पे पथराव किसने किया था? मरियम साहिबा को पेशी थी तो उसमें पथराव हुआ था वहां पे, सबने दिखाया, सबने उस पर बहस। वो फिर इस तरह तो नहीं होता ना। अब पीपल्स पार्टी का आप देख लें,
भुट्टो साहब की जब पकड़े गए, सजा हुई और उससे लेके आज तक उनका प्रोटेस्ट जुल्फकार बनी और पता नहीं क्या क्या कुछ होता रहा। कम से कम नून और इनकी कोई वो पीटीआई की कोई इस किस्म की पार्टी तो नहीं, मुसल्ला जत्था तो कोई नहीं जो इस किस्म की हरकतें करता हो। तो अगर ये जवाब बनाना है तो फिर तो कोई पार्टी नहीं कर सकती ना, किसी कोई जुलूस निकाल सकती है ना, कोई जलसा कर सकती है ना, कुछ और कर सकती है। लेकिन उस तरह नवाब खालिद साहब किसी भी उधर पार्टी से के मिसाल खाते दी में जाती नौ है मई नहीं ट्रंप की, ये बात है। नहीं 9 मई नहीं है, लेकिन अमेरिका की मिसाल तो दी जाती है ना कि हाँ उधर हमला हुआ उसके ऊपर, उनके पार्लियामेंट हाउस के ऊपर सारा सारा उसकी मिसाल दी जाती है ना। तो ट्रंप तो अपनी कैंपेन कर रहा है, ट्रंप तो अपने जलसे कर रहा है, ट्रंप तो अपने उसकी पार्टी सारा कुछ कर रही है, उसको तो किसी ने नहीं रोका। जिनका कसूर था उनको उन्होंने पकड़ा और सजा दे दी। ठीक बात है। तो इस तरह से चीजें इस तरह से होती है, इस तरह नहीं होती कि आप कोई भी बहाना बना के किसी को कहेंगे जी आप वो कहते हैं आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, कि आप अगर आटा गूंदी हिल्दी है तो फिर भी आपको सजा दे दी जाए। दूसरी बात यह है कि 8 सितंबर का इजाजतनामा दे दिया गया, मैंने तो नहीं कहा, ना किसी ने दरखास्त दी, खुद ही इंतजामिया ने कहा ये 8 सितंबर को ये कर ले जलसा, आपको हम इजाजत दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक सवाल ये भी बनता है कि जिन लोग पार्टियों को नहीं रोका जा रहा, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, वो क्यों जलसा नहीं कर रही? उनको तो कोई नहीं रोक रहा, ना उनसे कोई थ्रेट है किसी को, ना उन्होंने हुकूमत उल्टानी है, हुकूमत की फेवर में ही करना है उन्होंने, वो क्यों नहीं कर रही? पॉलिटिकल जलसे का बुनियादी तौर पे मतलब ये होता है अपने पॉलिटिकल बयान देना, पॉलिटिकल वर्कर को इंटैक्ट रखना, मोटिवेट रखना, दिस इज काइंड ऑफ थिंग। एक खतरा अलबत्ता ज़रूर मौजूद है कि मैस मोबिलाइजेशन का चांस बहरहाल मौजूद है कि अगर जलसों की एक सीरीज़ शुरू हो जाती है और पॉलिटिकल जलसे कंटिन्यूसली पीटीआई करती रहती है, तो एक ख़तरा ये ज़रूर महसूस किया जाता है हुकूमत की तरफ से कि ये फिर मैस मोबिलाइजेशन की तरफ ना चले जाएं जलसे करते करते। अच्छा। क्योंकि जलसे उनके नो डाउट छोटा से छोटा कॉर्नर मीटिंग भी उनकी इनके जलसों से बड़ी होती है बाकी जमातों के, तो वो उससे एक खौफ ज़रूर महसूस होता है इनको। अदरवाइज तो कोई इतनी सीरियस चीज़ नहीं है। जलसे से क्या हो जाएगा? नहीं, आई एग्री, जलसे से क्या हो जाएगा मुझे ये बता दें। जमहूरियत का हुस्न है और उनको करना चाहिए, या फायदा क्या करेंगे, होगा, बढ़ के छड़ के मारेंगे, चले फायदा जाएंगे, क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये स्वाति अलग में बात हो है। चुका है ये, और भी कई जगह पे हो चुका है, स्वात में हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ये अलग बात है कि फायदा होता है पार्टी उससे पहले 2011 से हो रहे हैं जलसे, इतने बड़े बड़े लाखों के जलसे हो रहे हैं, क्या हुआ? ठीक बात है। और अगर कोई उसमें मिसमैनेजमेंट नजर आए तो फिर ज़ाहिर कार्रवाई करनी चाहिए हुकूमत को। साकिब, हम ये बताएं कि कंसेंसस हो गया पीटीआई के अंदर कि क्यों कल का जलसा मनसूख हुआ था? और दूसरी बात है कि अब 8 सितंबर को डेट दी है, उसमें मैंने पढ़ा कि 40 शराइत भी रखी गई हैं इंतजामिया की जानिब से, वो भी पीटीआई एग्री कर गई है और अब होने जा रहा है फिर 8 सितंबर को जलसा। 8 सितंबर को जलसा होगा या नहीं होगा, लेकिन 7 को शायद NOC जो है वो कैंसिल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई ने मई से तकरीबन अप्रैल मई से उन्होंने कोशिश शुरू की, जो लीगल महाज है वहाँ पे, मतलब अदालत के थ्रू उन्होंने इजाज़त लेने की कोशिश की। तो आखिरकार 6 जुलाई का उनको NOC दिया गया और 5 जुलाई की तकरीबन रात को NOC कैंसिल कर दिया गया और मुख्तलिफ वजूहात लिखी गई कि आपको इजाज़त नहीं है, बंदे उनके गिरफ़्तार कर लिए गए। फिर 22 अगस्त का NOC दिया गया और वो 21 अगस्त को विड्रॉ कर लिया गया और 22 अगस्त को जब जलसा जो उन्होंने मुलतवी कर दिया और उसके बाद उनको 8 सितंबर का NOC दिया गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि 8 सितंबर का जलसे का NOC भी बरकरार रहेगा। 7 सितंबर को शायद ये भी किसी न किसी कोई वजह डाल के को विड्रॉ कर लिया जाए, क्योंकि 100 वजूहात हैं। अगरचे 2 दफ़ा कंटेम्प्ट की पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हैं, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद इंतज़ामिया यकीनी तौर पर, और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का एक बयान मुझे याद है कि पिछले दिनों जब उनसे कहीं सवाल हुआ कि आप पीटीआई जिसका एहतजाज प्रोटेस्ट जो है वो आईनी हक है और पुरअमन एहतजाज कोई भी कर सकता है, तो आप क्यों नहीं इजाज़त दे रहे? और वो इजाज़त आपको कानूनी पैरामीटर्स के अंदर रहकर कोई शराइत हैं आपकी, उनके तहत जो है वो मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पीटीआई को हम नॉर्मल ट्रीट नहीं कर सकते, इनको 9 मई के जो मतलब जो कुछ इन्होंने किया उसके बाद हम इनको एक नॉर्मल पार्टी के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते। तो क्या ये एक सबसे अहम सवाल है कि 9 मई यकीनी तौर पर बहुत बड़ा वाक़या है, इंस्टॉलेशन पर जो है वो हमले हुए और वो ट्रायल भी चल रहे हैं। क्या 9 मई से पहले जब ये आगे थे निगरान वज़ीर आला पंजाब और फेडरल में भी गवर्नमेंट थी, निगरान हुकूमत ही थी और वो कंटिन्यूटी थी बुनियादी तौर पर PDM की हुकूमत की, तो क्या फरवरी से ऑनवर्ड
पीटीआई को इजाज़त थी मई 9 तक जो है वो, तो इसका जवाब ये है कि नहीं थी। ठीक है, वो उनको इजाजत नहीं थी, मतलब कहीं भी अब उन्होंने जलसा करना है, उनकी पकड़ दकड़ शुरू, उनके खिलाफ मुकदमे, और तकरीबन 9 मई से पहले पीटीआई की तकरीबन लीडरशिप जो है ज्यादातर लोगों पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुकदमा किसी ना किसी सूरत में मौजूद ही था। मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो मुकदमे नहीं बने थे और नॉर्मल था। इस्लामाबाद में, मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, 9 मई से पहले भी इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत नहीं थी, लेकिन जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें भी उनको, जब पीडीएम की गवर्नमेंट चल रही थी तो इस्लामाबाद में उनको जलसे की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन उसी पीडीएम की गवर्नमेंट ने दफा 144 लगी हुई थी इस्लामाबाद में, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने एहतजाज किया था। मतलब रेड जोन में तो वैसे ही जलसे की इजाजत नहीं है कि दफा 144 भी थी, दफा 144 थी, वही डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद थे जो पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसा करती है। तो ये एक मामला 9 मई, अगर तो 9 मई के बाद ये सारा होता तो हम कहते ठीक है, 9 मई से पहले भी यही पोजीशन थी। एक तरफ हुकूमत हर्डल्स क्रिएट करी, एनओसी नहीं दे रही, उसकी वजह से उनका जलसा नहीं हो पा रहा, ठीक है, वो बात समझ आती है, ऑपरेशन है, विक्टिमाइजेशन है, लेकिन पीटीआई जब खुद ही जलसा मनसूख कर दे कि रात तक बैठ के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को, स्टेटमेंट्स आ रही हैं स्वीपिंग किस्म की कि जी हम तो हर सूरत जलसा करके रहेंगे, एक पैशन नजर आ रहा है, एंथुसियाज्म नजर आ रहा है, और फिर सुबह उठते ही खुद ही कैंसिल कर देते हैं, तो इसका तो फिर इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव पड़ता है ना, जो आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या नहीं, उन्होंने तो कैंसिल किया ही है, उन्होंने कैंसिल किया है, वो ठीक, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो इंतजामिया है उन्होंने जो है वो पहले ही उनका जो एनओसी में ड्रॉ कर दिया था कि कल तो नहीं हो सकता, कल क्योंकि और भी चीजें हैं, और उसके बाद अब जो पॉइंट है कि पॉइंट ये है कि केपी की या यहाँ की क़यादत सारी कह रही थी करना है हमने, और उसके बाद इमरान खान साहब ने फैसला किया। इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने आज एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जलसा करते तो 9 मई का खदशा था, एक और 9 मई हो जाता, और अभी तक पहले वाले जो 9 मई है उस पर जुडिशियल इंक्वायरी की हमारी जो हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं वो पूरा नहीं किया गया। इसके से एक इस जो बयान से, स्टेटमेंट से एक मतलब निकलता है कि इमरान खान साहब को समझ आ गई है कि 9 मई वाकई को एक वाकया था जिस वाकये के वजह से उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और वो मजीद जो है वो ऐसा वाकया नहीं चाह रहे। यकीनी तौर पर उनको जो रिपोर्ट दी गई वो रिपोर्ट यही थी, और मेरा ये ख्याल है कि जिसने भी उनको रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट 100% ठीक भी आप कह सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से कल फैसला मुख्तलिफ आता तो सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती थी। वो रिपोर्ट जो है वो उनको रिक्वेस्ट की गई, अब किसने रिक्वेस्ट किस तरह की, रात को और सुबह उनको बुला के फौरी तौर पर जो है वो जलसा मनसूख करने का जो है वो कहा गया। आखिरी बात ये है कि जो पीटीआई के अंदर, पहले भी हम ये बात करते रहे हैं कि पीटीआई इमरान खान और इमरान खान पीटीआई बाहर बैठे जितनी क़यादत है उनको पता भी नहीं था, जलसा जो है वो उन्होंने मनसूख कर दिया, और बाहर जो है वो अलीमा खान साहिबा जो है वो अलग बात कर रही थी, और सारी पार्टी पर एक दूसरे पर जो है वो एतराज़ात आना शुरू हुए। अली अमीन गंडापुर को कहा गया कि ये सारी जो है वो इन्होंने पता नहीं इमरान खान साहब को क्या जाकर बताया है, और उसके बाद ये सारा हुआ। वही बात जो मैंने पहले की कि कल का जलसा इनका मनसूख करने का प्लान जो उन्होंने फैसला किया, मेरी नज़र में फैसला दुरुस्त था। उसकी वजह यह है कि बेहतर हुआ कि कल जो फैसला हो गया मामला सुप्रीम कोर्ट से, तो चीज़ें ठीक हो गई। अगर वो फैसला मुख्तलिफ होता तो शायद ये चीज़ें इस तरह ना होती जिस तरह जो है वो आज हमें नॉर्मल चीज़ें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त विदास। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत पंजाब ने जब 2 माह के लिए बिजली सार्फिन के लिए 14 रुपए का रिलीफ अनाउंस किया, इस पर बाकी सूबों से शोर उठना शुरू हो गया। खास तौर से वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला देखा गया। सिंध को ये रिजर्वेशंस रहीं कि शायद वफाक ने सपोर्ट फराहम किया है पंजाब को, जिसकी शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, उन्होंने तरदीद कर दी। इसके अलावा एक प्रोविंशियल डिस्क्रिमिनेशन या प्रोविंशियल डिसएडवांटेज जैसी टर्म्स भी यूज़ हुई कि महंगी बिजली तो पूरे मुल्क का मसला है, तो फिर ये रिलीफ सिर्फ पंजाब में रहने वालों को क्यों मिला और बाकी सूबे ये रिलीफ क्यों नहीं दे सकते। अब इस तनाज़े के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, जिसमें बिजली के यूनिट और बिलों समेत अब मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उस पर
गुफ्तगू की गई, तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत ने आइंदा चंद रोज़ में अहम कानून साजी के लिए बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया है और अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली का इजलास भी पीर को बुलाया जा रहा है। इस मीटिंग के दौरान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी शिकवा किया गया है कि जी पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो क्या शिकवे शिकायत हैं पीपल्स पार्टी की और क्या हुकूमत या नून लीग उसे दूर कर सकती है? राव खालिद साहब, वज़ीर आला सिंध ने ये कहा कि बेवकूफ़ी के ऐलानात कर रही हैं मरीम नवाज़ साहिबा और उससे उन पर प्रेशर आ रहा है। फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा दिए, प्रोटोकॉल लेने के इल्ज़ामात लगा दिए। ये जो टसल थी इससे आपको क्या मैसेजिंग मिली? वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है, आंदलीब मिल के करें आहोजारियाँ, तू हाय गुल पुकार मैं पुकारूं हाय दिल। तो ये इस किस्म की मीटिंग थी अच्छा, जिसमें आपस के वो एक दूसरे को गिले शिकवे शिकायतें और पहले एक दूसरे को, मेरा अंदाज़ा है क्योंकि ये जिस वजह से ये हुकूमत चल रही है या इकट्ठे हैं वो तो एक ही वजह है और वो इमरान खान। पहले एक दूसरे को डराया होगा कि देखे हम लड़ेंगे हुकूमत छोड़ेंगे तो वो आ जाएगा तो फिर क्या होगा, हम सारे जेलों में होंगे, जो ये अक्सर खदशे का इजहार करते रहते हैं। तो उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपने दुखड़े बयान किए होंगे कि पंजाब का फैसला है तो मुझे तो शायद एतमाद में भी नहीं लिया गया या पार्टी के अंदर उनकी सुनी जाती है नहीं सुनी जाती। वो मुझे लगता है कि उन्होंने इस किस्म के किए होंगे। इसी तरह बिलावल साहब ने अपना मसाइल बताए होंगे उनको कि मेरे क्या मसाइल हैं और किस तरह से हैं। तो मुझे हैरत ये है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, आसिफ ज़रदारी साहब सदर है, तो ये आपस में इन्होंने क्यों नहीं मुलाकात की और बात क्यों नहीं की इस इशू के ऊपर? पहले भी एक दफ़ा हुआ था इशू, तो वो सदर साहब से मिलने पहुंच गए थे और बात भी हुई थी। और अगर कानून साजी के मामलात हैं तो वो तो आसिफ ज़रदारी साहब से बेहतर तो कोई आदमी नहीं है जिनके साथ ये मामला डिस्कस किए जाएँ, अगर कोई इस किस्म की बात है। बात यह कि एक कहा गया जब ये शुरू में थोड़ी सी बात हुई कि बयानबाजी से रोक दिया गया है, सिंध की गवर्नमेंट ने उधर रोक दिया और पंजाब ने इधर रोक दिया। पंजाब में तो मुझे थोड़ी सी रिस्ट्रेंट नज़र आई, लेकिन सिंध में नहीं मुझे नज़र आई। सिंध में बिलावल साहब की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बातें की हैं मरीम साहिबा के बारे में, मरीम नवाज़ के फैसलों के बारे में, वो तो बहुत ही यदि खतरनाक किस्म के उन्होंने बेवकूफ़ और पता नहीं क्या 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 उन्होंने कह दिया उनको, और वो सारा कुछ किया जिस पे रिएक्ट किया उन्होंने, लेकिन उतनी शिद्दत से नहीं किया मरीम साहबा ने। तो वो अगर ये सब कुछ वो कर रहे थे, जो किस लिए कर रहे थे, क्यों? जी 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 आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी बात ये लगती है कि कल की गुफ्तगू के बाद लग ये रहा है कि असल मसला ना बिजली के रिलीफ का है ना कुछ और है, असल मसला है पंजाब का। अच्छा। पंजाब में बड़े अरसे से पहले भी एक दफ़ा झगड़ा हो चुका है इनके, पंजाब में ये जो शेयर मांग रहे हैं, जो चीज़ें मांग रहे हैं, उस तरह से उनको मिल नहीं रही। तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा सीरियस मसला है और वो शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अगर करना भी चाहें, उनसे कोई कमिटमेंट कर भी लें, तो पंजाब से पीपल्स पार्टी को शेयर लेके देना उनके बस की बात नहीं है। ये मैं बड़े वसूख से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा उस पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं है और ना वो उनको वो हिस्सा देगी। ठीक है। अब इसमें सबसे इनके आपस के जो भी बात हुई, जो चीज़ हुई, सब कुछ मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आई कि उसमें क्या अवाम के हवाले से कोई बात हुई, मेरी कोई बात हुई, आम आदमी की कोई बात हुई, उसमें आम आदमी को रिलीफ की कोई बात हुई, बिजली के बिलों के जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, महंगाई की जो सूरत हाल है, बेरोज़गारी की जो सूरत हाल है, मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल है, जिससे आम आदमी पिस रहा है, आम आदमी के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। फायर वाल की कोई बात हुई, 25 लाख लोगों की बेरोज़गारी की कोई बात हुई, बेशुमार चीज़ें हैं जो आवाम रोज़ की बुनियाद पे फेस कर रही है। जो अगला टॉपिक हम जिक्र करेंगे, कच्चे के डाकुओं की कोई बात हुई, कल ही वाक़या हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं मुंतज़िर था कि कोई बैठ के कोई लाए अमल बनाएंगे, दोनों बड़े लीडर बैठ के, दोनों बड़ी जमातें बैठ के, और हमें खुशखबरी देंगे कि जी हमने अवाम की किस्मत बदलने का फ़ैसला कर लिया, शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और अवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ लेके आ रहे हैं, बिजली की कीमतें कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करेंगे। मुझे तो ऐसी कोई बात सुनाई नहीं दी। लग ये रहा है कि आप अपने दुखड़े रो के, एक जो मैंने शेर पढ़ा, एक दूसरे को अपने दुखड़े सुना के और अपने अपने मसाइल हल करके, अपनी जमातों के, अपने इक़्तिदार के, वजारतें लेने देने के सौदाबाजी करके, तो वो मेरा ख्याल है उसमें कोई शायद कोई बेहतरी की सूरत निकली हो उनकी जमातों के लिए, उन लीडरों के लिए
जिन्होंने वज़ीर बनना है उनके लिए, मुझे तो अपने लिए और आवाम के लिए तो कोई उसमें ना कोई अच्छी खबर नज़र आई, ना कोई अच्छी बात सुनने में मिली। हमें खुश करने के लिए कह देते हैं कि जी हमने आवाम की बात की है, हमने आवाम के मामलात को डिस्कस किया है, हमने आवाम के मसाइल का जायज़ा लिया है, तो हम उसके लिए क्या करने जा रहे हैं। तो हमें खुश करने के लिए कुछ बयान दे देते, उन्होंने इतनी भी जहमत गवारा नहीं की कि मुझे खुशी कर देते। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें ये मुलाकातें किस किस्म की हैं। बिल्कुल ठीक है। नजमू साकिब साहब, ये क्यों होता है कि इत्तेहादी जब मिल बैठते हैं तो हमेशा हिस्से बकरों की बातें ही होती हैं, कभी अवामी मसाइल हल करने के लिए ऐसी हर्डल्स क्यों नहीं देखी जाती? देखिए सीधा सीधा सा है, हाथी के दांत होते हैं ना, वो दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। और हमारी पाकिस्तानी सियासत जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसको इस हाथी के दांत वाली जो मुहावरा है इस पे बिल्कुल एकदम से कोई किसी किस्म का रखे बगैर इस पे हम अमल करते हैं। हमने दिखाना क्या है, असल में क्या है। देखिए राव साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि पंजाब जो है ना वो बुनियादी तौर पे उसमें हमने देखा कि उनमें कमेटियां चाहिए थी, उनको कुछ वजारतें चाहिए थी। तो जब सारा कुछ ठीक हो गया तो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि उधर कुछ चल नहीं सकी, क्योंकि अंदरूने खाना कुछ हिसाब किताब जो हैं वो रिपोर्टेड हुए कि जी वो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा कुछ मान नहीं रही, वो अपना इलाका अलहदा रखना चाहती हैं। बाकी कौन सी 3-4 चीज़ें हैं वो जिन पे बात हुई होगी, हुकूमत कैसे चलाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, खान से कैसे जान छुड़ानी है, क्या लाहे अमल तय किया जाए। नंबर 3, अदलिया को जो कि वो बिल पेश कर दिया आपने, मखसूस नशिस्तों का ऑर्डर आया, मेजॉरिटी डिसीजन आया तो आपने बिल पेश किया। अदलिया को जवाब आंके गज़ल कौन से अशार सुनाने हैं। उसके बाद मईशत और होमवर्क जो मिला हुआ है आपको इस हुकूमत को, जो कि हमें पता है बिल्कुल ठीक तरीके से कि इनको कहा गया कि ये चीजें करनी है, उसमें कहां तक बात पहुंची है। ठीक है। 2 बातें जरा गौर तलब हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। पहला ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हुए ये कहा, जो मेरे नज़दीक एक बुनियादी यानी कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट बन सकता है, जब उन्होंने ये कहा कि हम यकजान 2 कालब हैं। मैंने पहले सेगमेंट में भी ये फिक्रा दोहराया था, बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्रा है ये, इसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो राज छुपे हुए हैं जी। तो जब उन्होंने ये कहा कि हम यकजान 2 कालिब हैं, तो उसमें पीपल्स पार्टी का कहीं जिक्र था? नहीं था, कतन नहीं था। तो पीपल्स पार्टी के लिए वो शहबाज शरीफ की बात हो रही थी, एज इफ के शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है। अब इसी गवर्नमेंट को देखिएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब, मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, क्या इस मरकज में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को कहते हैं कि वो नून की गवर्नमेंट है? अब आपको थोड़ी सी समझ आनी शुरू होगी। और आखिर में एक वो यूं समझिए कि फर्जी किस्म का सवाल छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि अभी राव साहब ने भी उसका जिक्र किया कि वो जो उधर से बेवकूफ़ी की बात आई मुराद अली शाह साहब की, इधर से मोहतरमा ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ठीक तरह से जवाब दिया। थोड़ा सा ज़रा देखिएगा, एक मफरूज़ा पेश कर रहा हूं आपके सामने कि अगर मुराद अली शाह साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते और ये सारा कुछ अच्छा काम करते, 2 महीने रिलीफ वगैरह, हाँ। और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा सिंध की चीफ मिनिस्टर होती, तो क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो यही बयान देते जो उन्होंने दिया था, कि उनका बयान और होता? ये मैं क्यों आपके सामने मफरूज़ा पेश कर रहा हूं, इसलिए कि इसमें रिश्तेदारियां, हिसाब किताब, ये वो, और बॉटम लाइन इस वक्त की ये है कि जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है तो हुकूमत पंजाब की है, उनके पास पंजाब है, और इसके बारे में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं होना चाहिए। मरकज में कोलिशन है, और कोलिशन में भी वो प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको वो ये नहीं समझते कि ये जो है ये नून है। ये शहबाज शरीफ साहब हैं, बनना तो किसी और ने था प्राइम मिनिस्टर, इसको बनाना पड़ा, मजबूरी थी, और उसमें यानी बिटिया को मिल रहा था पंजाब, ये वो वगैरह, वो सारा किस्सा हमें सबको पता है। 77 साल हो गए, 77 साल हो गए, हुकूमतें आई, हुकूमतें गई, डिक्टेटरशिप आई, मिलिट्री रूल आए, अवामी रूल आए, मुख्तलिफ जमातें आती रहीं, जाती रहीं। किसी ने भी इन 77 बरसों में संजीदगी के साथ
इन हाथी के खाने वालों दांतों को इस्तेमाल नहीं किया और अवाम की बात नहीं की। ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है रामीन, अवाम की बात कहीं पे नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। साकिब, आपको क्या लगता है क्या मसाइल हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के, वही पुराने मसाइल पंजाब से रिलेटेड या फिर कोई नई चीज़ें इसमें? और ख़ास तौर पर हम तो ये जानना चाहते हैं कि क्या अवामी कोई बात भी हुई है, अवामी मसाइल भी कोई डिस्कस हुए इस मीटिंग में? अभी तक तो जो मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी भी बहुत आपस में जो डिस्कशन उनकी होती है वो उसका जो पॉइंट यही है कि अपनी जो हुकूमत है कैसे उसको बचाना है उन्होंने, कैसे उन्होंने वो मखसूस नशिस्तें हासिल करनी है जो मैंडेट उनका नहीं है, कैसे उन्होंने डिसफंक्शनल करना है उन ट्राइब्यूनल्स को जो 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से जो है वो कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं कि जो उन पर मुबैना धांधली के जो इल्ज़ामात लगे हैं जिन हलकों पे, कि उनको कैसे जो है वो ऊपर नीचे करना है ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट रहे हर तरीके से। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये जो मुलाकात है ये भी उसी का तसलसल था, पंजाब लेना है उसमें हिस्सा, ये चीज़ें भी आई, लेकिन ये है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ज़राए पहले भी कंफर्म कर रहे थे। अभी जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने 26 अगस्त के लिए कौमी असम्बली का जो इजलास है वो तलब कर लिया है और ये भी बताया जा रहा है कि इस इजलास में कोई अहम कानून साजी भी हो सकती है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। पहले भी हुई थी, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी, अब मजीद कुछ करने का इरादा गवर्नमेंट रखती है। अच्छा। और उसमें जो आईनी तरमीम का मुजवजा एक ड्राफ्ट के हवाले से बात की जाती रही है वो ये था कि उसमें जुडिशल पैकेज, जो जजेस की रिटायरमेंट की एज बढ़ाना, ये चीज़ें जो है वो उसमें शामिल थी। अब मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी है, अब देखना यह है कि किन किन पॉइंट्स पर वो कानून साजी कर सकते हैं, क्योंकि आईनी तरमीम के लिए उनके पास अभी नंबर वो पूरे नहीं है। लेकिन कैसे वो रास्ता निकालेंगे अगर वो आईनी तरमीम की तरफ जाते हैं, कोई चोर रास्ता ही निकालना पड़ेगा उनको ऊपर नीचे करके, वगरना तो अभी उनके पास नंबर वो पूरे नहीं है कि कौमी असम्बली से भी और फिर सेनेट से भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो उसको पास करवा लें। तो जो मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उस मुलाकात का जो एक मकसद ये भी था कि जो अहम कानून साजी के हवाले से इजलास बुलाया जा रहा है उसमें उनको एतमाद में लिया गया कि वो कैसे करनी है और उसके क्या असरात होंगे, क्योंकि इससे कबल कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो हुकूमत ने जो है वो स्टेप्स लिए, तो उस पर जो पीपल्स पार्टी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया कि ये कैसे आप जो है वो हमें बताए बगैर जो है वो सारी चीज़ें कर रही हैं। उनमें आपने देखा कि वो बात जो अब किस्सा पारीना बन चुकी है कि पीटीआई पर पाबंदी लगानी है और आर्टिकल 6 का मुकदमा शुरू करना है। अब तो मेरा ख्याल में वो वजीर भी बात नहीं करते कि वो बात कुछ थी, वो आए तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3-4 रोज बोलचाल आ गया हर तरफ कि ये क्या होने जा रहा है, फिर वो मामला ठप गया और अभी उस वक्त पीपल्स पार्टी ने यह भी इतराज किया था कि हमारे साथ तो बात ही नहीं की और आपने ऐलान कर दिया कि हम ये हुकूमत जो करने जा रही है। तो जो एक तो वो था कानून साजी के हवाले से, फिर दूसरी बात कि जब ये गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की एक कमेटी थी और एक मुस्लिम लीग नून की थी, तो दोनों कमेटीज बैठकर वो कुछ तय कर रही थी कुछ चीज़ें कि कैसे जो है वो हिस्सा जो है वो दिया जाएगा, एक दूसरे को अकोमोडेट करेगी मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत में। तो उसमें कुछ नुकात थे जो तय हुए थे, तो उनमें से कुछ पर अमल नहीं हुआ और वो पंजाब है, वही जो राव साहब ने बात की कि मरियम नवाज नहीं हिस्सा देना चाहती। और पीपल्स पार्टी पंजाब में जो जनूबी पंजाब का कुछ हिस्सा है वहाँ पे इख्तियारात चाह रही है, फंड्स चाह रही है, कुछ महकमों तक रसाई चाह रही है। उस वक्त ये खबर भी आई थी कि डिप्टी कमिश्नर अगर एक का होगा तो डीपीओ दूसरा का होगा, तो इस तरह की तकसीम भी जो ज़िली लेवल पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी अपना जो है वो हिस्सा वो लेना चाहते। ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, पीपल्स पार्टी की जो सिचुएशन है पंजाब में वो नहीं है जो आज से कुछ अरसा कबल जो है वो होती थी, आज से 20 साल पहले आप बात करें तो आज पिछले काफी अरसे से पंजाब में वो अपने पांव नहीं जमा सके। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो वो सिंध में नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून का जो हब है, जो घर है वो पंजाब में,
वो ये चाहते हैं कि अब पंजाब पूरा जो है वो हमारे पास रहना चाहिए, आप सिंध में जाएं, सिंध में काम करें। तो जो चीज़ें तय हुई थी उसमें पंजाब भी था, तो वो उन्होंने याद दहानी करवाई। तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो यकीनी तौर पर पहले भी और अब भी उन्होंने उनको तसल्ली दी है कि हम इस हवाले से सोचेंगे, बात करेंगे और उसमें आगे जो है वो चलेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि गवर्नमेंट और जो पीपल्स पार्टी है, जो अहम कानून साजी है, अहम किस्म के फैसले हैं, उनमें तो एक है, लेकिन बाकी बहुत सारे मामलात में पीपल्स पार्टी जो है वो कभी अपोजिशन का किरदार में नज़र आती है हमें, और कभी जो है वो डिस्कस करती है कुछ फैसलों से, और वो सारा मलबा मुस्लिम लीग नून पे आता है। अब ये देखना है कि क्या ये लेजिस्लेशन, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मामला है वो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो लेजिस्लेशन पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो तब्दील कर सकती है। क्या जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कानून साजी कर पाएगी और किस तरह करेगी? अगर कर लेती है तो फिर हालात क्या बनते हैं, और क्या उसके बाद अदलिया और हुकूमत के दरमियान मामलात ठीक रहेंगे? ये वो सवालात हैं जो आइंदा चंद दिनों में या आप चंद हफ्तों में आप कह सकते हैं कि ये सामने आ जाएंगे, और फिर पता चलेगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। दावों और वादों के बावजूद हुकूमत कच्चे के डाकुओं का खात्मा करने में बिल्कुल नाकाम है, और इसका खुमियाजा कल रात हमारे सिक्योरिटी अफसरान ने भुगता है, जब उनकी 2 मोबाइल वैन्स बारिश के पानी में फंस गईं। इत्तलात ये आ रही कि बारिश के पानी में फंसी थी, मगर इसके अलावा भी कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं सामने कि वो चल रही थी, जा ही रही थी अपने रास्ते पे कि रॉकेट का हमला उन पर होता है और 12 एहलकार शहीद हो जाते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था ये। लेकिन इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि हुकूमती ऐलानात के बावजूद अप्रैल में एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने के बावजूद हुकूमत अपनी रिट ताहाल कायम करती नज़र नहीं आ रही है। तो कच्चे के डाकुओं की तारीख आखिर है क्या, और हुकूमत बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है? इस हवाले से नजमो साकिब साहब, क्या वजह है, किस किस्म के मेजर्स उनको लेने चाहिए? मरियम नवाज साहिबा की अभी मैं स्टेटमेंट देख रही थी, उन्होंने कहा है कि कच्चे के डाकुओं की सर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए मिलेंगे, और कम खतरनाक डाकुओं और दहशत गर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम रखा गया है। क्या ये काफ़ी है? सबसे पहले तो रामीन, हम सब की तरफ से मग़फ़रत की दुआ है उन सारे पुलिस वालों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो इस दुनिया से चले गए। इन द लाइन ऑफ फायर, अगर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अगर आप की जान जाती है तो हमारा ईमान है कि शहीद होते हैं जी। लवाहिकीन के साथ हमदर्दी है, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है कि आपके इस सवाल का जवाब जो है वो देने से पहले बताऊंगा कि जब ये टिकर चला ना, या ये ख़बर आई, तो हम 4-5 यानी 6-7 कह लीजिए दोस्त बैठे हुए थे, और उनमें एक पुलिस के बहुत ज़्यादा सीनियर ऑफिसर जो हाल ही में रिटायर हुए हैं कुछ अर्सा पहले, वो बैठे हुए थे, और वो सिंध में रहे हैं। तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने जो मुझे ख़बरें बताई वो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी, आंखें खोलने वाली थी। आपके इस सवाल में कि क्यों रिट कायम नहीं हो रही, ये ग्रैंड स्कीम क्या है और ये सारा कुछ, इन सब बातों का जवाब सिर्फ 2 मिनट में उन्होंने जो बातें बताई, मैंने असल में वो लिख लिया, बात बहुत ज़्यादा चूके। बताइए। पहली बात उन्होंने बताई कि ये कच्चे का इलाका होता। मैंने उनसे पूछा कच्चे का इलाका क्या चीज़ होती है, ये कोई कच्चा इलाका है, कोई मकान नहीं बना हुआ? तो उन्होंने बताया ऐसी बात नहीं है, दरिया से जब पानी जो है दाएँ बाएँ फैल जाता है ना, तो उसमें खुदराव बूटे और यानी दरख्त वगैरह निकल आते हैं, और पिछले 40 साल से ये सिलसिला चल रहा है। तो ये इलाका असल में कच्चा नहीं है, इस इलाके में तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, दिन के वक्त अंधेरा होता है। अच्छा। तो इसमें डाकू छुप जाते हैं, और डाकुओं ने अंदर हिसाब किताब किए हुए, बाकायदा तौर पे पक्के मकान बने हुए हैं जहाँ पे असलहा रखा हुआ है वगैरह वगैरह वगैरह। तो पहले तो हो गया कि कच्चे का इलाका है क्या। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि ये काम वडेरों ने शुरू किया। अच्छा, ये याद रहे कि मैं ये जो कुछ भी बता रहा हूँ, अगर इसमें कोई फैक्चुअली हकीकतन को बात गलत है तो उन साहब से मैं पूछूंगा कि आपने मुझे गलत क्यों बताया। मैं उनकी ज़बानी बता रहा हूँ कि ये चीज़ वडेरों ने शुरू की, और उसकी वजह ये थी कि अपना असर व रसूख कायम करने के लिए, और जो उनके शरीकेदार हैं, जो उनके मुखालिफ लोग हैं, उन पे धाक जमाने के लिए उन्होंने ये डाकुओं को बाकायदा पाला।
और पोसा और उनको जो है वो ठीक ठाक किस्म के तरीके से वो होता है ना, यानी बंदूक वगैरह, पिस्टल वगैरह, ये वो हिसाब किताब, एम्यूनिशन वगैरह दी। आगे चलते हैं। अगवा बराए तावान का सिलसिला बाद में शामिल हुआ है। इससे पहले ये था कि ये कराची की सड़कों पे, हैदराबाद की सड़कों पे जाते थे, डाके मारते थे, वापस आते थे, छुप जाते थे। बाअसर लोगों का हाथ इसमें शामिल है। अच्छा, इसके साथ उन्होंने मुझे एक और बात बताई कि पुलिस में भी कुछ काली भेड़ें हैं। पुलिस में भी कुछ काली भेड़ें हैं जो उन कच्चे के डाकुओं को या उनके सरदारों को बता देते हैं कि भाई एक्शन होने वाला है, तो वो तितर बितर हो जाते हैं। अच्छा, यानी उनके कहने का मतलब ये था कि एक पूरा निज़ाम है कच्चे के डाकुओं का, जिसको कि कोई एक अफसर या एक वक्त में कुछ लोग जो है उसको खराब नहीं कर सकते, उसको ढा नहीं सकते। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल था उनसे कि आप इतनी देर वहां रहे, आपने क्या किया? अब आती है बॉटम लाइन और उसमें आपके सवाल का पूरा जवाब आ जाएगा। हाँ। मैंने कहा जी आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कहते हैं जी जिस वक्त भी एक्शन लेना होता था एक टेलीफोन आता था। ओहो। और उस वक्त मेरा और मेरे साथियों का ये फैसला होता था कि कानून पे अमल दरामद करना है या अपनी नौकरी बचानी है। तो जब ये फैसला करना होता था तो छोटे छोटे बच्चे सामने आ जाते थे, तो उस फोन को जो है ना, जब तक आपको आते रहेंगे, ये कच्चे के डाकू जो हैं ये चलते रहेंगे। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हैं कि अब तक इस मुसीबत से जो मेनस है कच्चे के डाकुओं का, इससे निपटने में हुकूमत नाकाम रही है? जी, जैसे कि रिजवान साहब ने बताया, ये 40 साल पुराना किस्सा है। ये बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध का जो बॉर्डर एरिया है, उसमें ये सिंध के जो मार्शी एरियाज़ हैं, ये वो वाला इलाका है सारा। आपने देखा होगा इमरान खान के दौर में भी ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन जो मुझे याद पड़ता है, और मैं गया भी था एक दफ़ा, मियाँ साहब सच्ची प्राइम मिनिस्टर थे, हम दौरे पे गए थे वहाँ पे एक इलाके में सिंध में, जब ये ऑपरेशन हो रहा था। उस वक्त आसिफ नवाज़ आर्मी चीफ थे, और कच्चे के इलाके में, कराची में क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ हुआ था, और कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन बेक वक्त शुरू हुआ था। 1992 की बात पे कर रहा हूँ आपको। तो उस वक्त से लेके अब तक ये हम सुनते चले आ रहे हैं और ये सारे सिलसिले चल रहे हैं, और उसमें ये कह ले कि इसमें बड़ी जिद्दत आती चली गई है कच्चे के डाकुओं के जो तरीका वारदात है, जिसमें वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ बेचने का उन्होंने किया, कोई ट्रक लेने पहुंचा हुआ है, कोई ट्रैक्टर लेने पहुंचा हुआ है, कोई गाड़ी लेने पहुंचा हुआ है, कोई ख़वातीन रखी हुई हैं, वो फ़ोन करके इंगेज करती हैं, तो वो बुला लेते हैं, फिर अखबार बराए तावान हो जाता है सारा। लेकिन इसमें जो सबसे हैरत, दो चीज़ें बड़ी हैरत की है, हैरत वाली बात है। एक तो मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे पुलिस ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि वहाँ पे जो मोबाइल नेटवर्क है और ये सोशल मीडिया वगैरह फेसबुक के ज़रिए वो करते थे, उसको बंद कर दिया जाए। अच्छा। हमारी ज़िंदगी तो अजाब हुई है 2 महीनों से, वहाँ पे ये नेटवर्क बंद नहीं हुआ, पता है आपको? अच्छा। उनकी रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर दी गई कि नहीं, ये नहीं बंद होगा यहाँ पे। ये फायरवॉल वहाँ पे नहीं चल रही, ये बाकी जगह पे, वहाँ सिर्फ फायर चलता है, इधर फायरवॉल चलती है, तो वो वहाँ नहीं चल रही। ठीक है। दूसरी जी बिल्कुल। और दूसरी उसमें चीज़ ये है कि एक सोचने की बात है, एक वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा, जो घोटकी का इलाका है, वहाँ पे बड़े मालदार लोग हैं, बड़े सेठ हैं, पैसे वाले हैं, वहाँ पे कोई अगवा नहीं होता, ना कोई वारदात होती है डाकुओं की। इसी तरह कोई ज़िम्मेदार मुझे बता दे बड़ा आदमी अगवा हुआ हो वहाँ पे, कुछ सिंध का या पंजाब का या बलूचिस्तान का, जिसको डाकुओं ने अगवा किया हो और उसका तावान वसूल किया, वो ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं ना, गरीब आदमी को लेके 2, 4, 5 लाख मिल जाएंगे, तो वो कहाँ से आता है? फिर लेटेस्ट इक्विपमेंट उनके पास है कम्युनिकेशन का, आप उसको जैम कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं, वायरलेस सिस्टम उनके पास है, जदीद तरीन असला उनके पास है, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, गने हैं, हर चीज़ है। आप सप्लाई लाइन बंद कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी खराबी मौजूद है, जिसकी एड्रेस करने की जानबूझ के कोशिश नहीं की जा रही। ठीक है साकिब, आप ये बताइएगा कि अब इलाके में क्या सूरत हाल है, किस तरह के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, प्लानिंग क्या कर रही है अब हुकूमत नए सिरे से? हर थोड़े अरसे बाद नए सिरे से प्लानिंग ही हम सुनते हैं कि बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी जो है वो कर ली गई है। अब का जो वाक़या है वो बड़ा ही दर्दनाक है कि वहाँ पे अंदर उस कच्चे के इलाके में पुलिस की पिकेट्स वगैरह जो है वो बनाई गई हैं, जहाँ जो पुलिस के जवान हैं वो 20, 22 या 25 एक पे होते हैं।
तो ये भी वहीं पे थे और वापस थाने आ रहे थे। थाना जो है वो उससे तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। तो आ रहे थे, बारिश शदीद हुई, 5 बजे तकरीबन गाड़ी उनकी, उसमें पानी बहुत ज़्यादा था। तो फिर थाने से एक गाड़ी गई और वहाँ पे शाम के बाद रॉकेट लॉन्चर जो है वो इन पर फायर किए गए और उसके बाद इन पर अटैक हुआ और ये शहीद हो गए। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। 12 से भी ज़्यादा तादाद जो है वो बताई जा रही है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है कि जिस पुलिस ने हिफाजत करनी है आम शहरियों की, वो खुद जो है वो गैर महफूज हो चुकी है। और उनके पास बख्तरबंद गाड़ी क्यों नहीं थी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स क्यों नहीं थी? अगर इतना जदीद असला वो कच्चे के डाकू जो है वो अपने पास रखते हैं, वो कहाँ से वो वहाँ सारा जो है वो सप्लाई उनको जा रही है? फिर इंटरनेट है, फिर इतना जदीद सिस्टम है। हर अरसे, थोड़े अरसे बाद, पिछली हुकूमत में भी, अभी PDM की पिछली हुकूमत में, अभी हर थोड़े अरसे बाद हम सुनते हैं कि ये मामला हो रहा है। और सिचुएशन ये है कि उसके जो करीबी इलाके हैं, अब घोटकी है या जो पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के संगम पे ये सारा जो कच्चे का इलाका बनता है। तो ये बताया जाता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर डाकू गए किसी शहर में और वहाँ लोगों को अगवा करने के लिए वापस जा रहे थे, उन डाकुओं को जो है वो क्रॉस फायरिंग में मार दिया लोगों ने, 1 या 2, तो वो डाकू फिर बाकायदा बदला लेते हैं उसी घर से जो जिन्होंने मारा होता है। इस वजह से इतना खौफ है उन जो करीबी इलाकों में कि लोग मतलब उस पे अगर, तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। गवर्नमेंट को कोई मजबूत किस्म का ऑपरेशन करना चाहिए ताकि इस पर जो है काबू पाया जा सके। प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। नजमू साकिब साहब, क्या सवालात लेकर आए नाजरीन के लिए आप? जी शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि मुल्क में बैटरी चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, बैटरी चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, मुसव्विदा तैयार हो गया है। ज़रूरी सवाल ये है कि मुल्क की मईशत की बैटरी एक अरसे से डाउन है, इसकी चार्जिंग करने का भी कोई इंतज़ाम हो रहा है कि नहीं हो रहा? बड़ा ज़रूरी सवाल है। आज का गैर ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 17 अगस्त तक 377 पोल पिटिशंस में से 25 भुगता ली हैं। 377 थी, उसमें से 25 भुगता ली हैं। ठीक है। गैर जरूरी सवाल ये है कि बाकी की 352 पिटिशंस क्या अगले इलेक्शन आने तक निपटा ली जाएंगी कि नहीं निपटाई जाएंगी? तो ठीक है नाज़रीन, सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।